हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 12 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे द हिंदू की न्यूज़ है, ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे। उसी तरह से इंडियन एक्सप्रेस को भी हम कवर करेंगे। अब देखिए, द हिंदू के अंदर एक न्यूज़ है, डेटा प्रोटेक्शन बिल इन मॉनसून सेशन। देखो, ये मल्टीपल टाइम ना न्यूज़ रिपीट होती जा रही है, ठीक है। तो एक्चुअल में है क्या ना, मैंने एक वीडियो बना रखा है इसके रिगार्डिंग कि डेटा प्रोटेक्शन बिल आखिर होता क्या है, पूरा डिटेल में इस वीडियो को समझा रखा है। तो अगर आप सिंपली इतना सर्च करेंगे डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 ओनली आईएएस, तो आपको ये लेक्चर अच्छे से मिल जाएगा। थोड़ा लंबा चीज़ है क्योंकि देखो, डेटा क्या होता है, पर्सनल डेटा क्या है, डिजिटल क्या है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर आपको इसके ऊपर डाउट हो तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। राइट। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आज देखो 12 अप्रैल है और आज के दिन एक क्लासिफाइड यूपीएससी सिंपोजियम आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? सत्यवती कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर आप सभी मिल सकते हैं सुमित रेवड़ी सर को, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ जलज श्रीवास्तव जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, एंड सोनल गोयल मैम जो कि सर्विंग आईएएस ऑफिसर हैं। देखो, इस तरह की पर्सनैलिटी से मिलने का मौका बहुत ही रेयरली मिलता है, बट आप खुद देखिए कि कितना एक्सपीरियंस इन सभी के पास है, प्लस साथ ही साथ देश के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूशन इनके द्वारा किया गया है। तो मेक श्योर कि आप लोग में से जो भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं वो यहाँ पे इंटरेक्ट करें, और बहुत ही आई एम वेरी श्योर कि बहुत ही ऐसे इनसाइट्स आपको मिलेंगे जो कि आपको एक यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के अंदर आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बहुत सारे यूपीएससी सीएससी टॉपर्स ओनली एज फैकल्टी ये डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सारे सरप्राइजेस भी आप सभी के लिए। तो अगर आप इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो ये गूगल फॉर्म के थ्रू आप अपनी सीट को यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। राइट। चलिए डिस्कशन करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग लोकनूर। कल मैंने आपको इसके रिगार्डिंग होमवर्क दिया था। तो देखिए, पहले तो इसकी लोकेशन समझना जरूरी है कि लोकनूर एक्चुअली है कहाँ पे। तो ये देखने को मिलेगा हमें चाइना के अंदर। दरअसल में ना क्या था, ये एक है एक तरह की सॉल्ट लेक थी, ठीक है। आज के टाइम पर ये पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है। पर एक्चुअल में ये न्यूज़ में क्यों रहती है? देखो, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये चाइना के द्वारा ऐसा बोला जाता है कि यूज़ किया जाता है फॉर न्यूक्लियर टेस्टिंग। समझ गए हो? अभी एक दो सालों के अंदर बार बार यहाँ पे बात करी गई है कि जो लोकनूर वाला एरिया है ना, यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट चाइना कर रहा है, और एक तरह से जो उसकी सीटीबीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इसका वायोलेशन किया जा रहा है। अब सीटीबीटी के बारे में आप जानते हो, ये एक तरह से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे मिलिट्री हो चाहे सिविलियन पर्पसेस हो, उसके लिए इसने इसको बैन किया हुआ है। पर ऐसा बोला जाता है कि लोकनूर टेस्ट साइट के अंदर चाइना आज भी ये चीज़ कर रहा है, तो इस वजह से ये वायोलेशन माना गया है। तो आपको इसकी लोकेशन का आइडिया होना चाहिए कि लोकनूर आखिर है कहाँ, एंड वो हमने अच्छे से समझ भी लिया है। राइट। अब कल के लिए सर होमवर्क क्या है? कल के लिए देखो, एक आपको ना वेस्ट सेती डैम है, आपको मुझे ये बताना है कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है और आखिर क्यों न्यूज़ में था। तो ये यहाँ पे आपके कल के लिए होमवर्क हो गया। उसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर आपको ये 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है, फिर कल हम इसको अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे। कल हम देखो डिस्कस कर रहे थे नेशनल पार्टी के रिगार्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो कुछ कमेंट सेक्शन के अंदर नेशनल पार्टी के बारे में लिखा है, पर कुछ स्टूडेंट्स ने उसमें गड़बड़ कर दी। तो मैंने सोचा कि मैं ही आपको क्राइटेरिया इसका बता देता हूँ। देखो, अगर एक कंट्री एक पार्टी को नेशनल पार्टी डिक्लेयर करना है ना, तो ये तीन क्राइटेरिया उसमें से हो सकते हैं, ठीक है। ये और है, ध्यान रखना है इसके भी सभी के बीच में, ठीक है। तो कहने का मतलब या तो पहला क्राइटेरिया फॉलो कर लो, या दूसरा कर लो, या तीसरा कर लो, अकॉर्डिंगली वो जो पार्टी है वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। पहला तो ये है कि वो एटलीस्ट चार या चार से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर क्या हो, रिकोगनाइज्ड हो एज अ स्टेट पार्टी, ठीक है। तो अगर चार से ज़्यादा स्टेट्स में रिकोगनाइज्ड है स्टेट पार्टी की तरह, तो डेफिनेटली उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा। उसी तरह से दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर उसने कम से कम 6% ऑफ वैलिड वोट्स लिए हों इन कम से कम चार स्टेट्स के अंदर इन द लेटेस्ट लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस, एंड साथ ही साथ पार्टी पार्टी के पास कितने एमपीज हों, चार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो इन द लास्ट लोकसभा पोल। तो ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया। तीसरा हो जाता है कि 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा उन्होंने जीती हों फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स। तो ये तीन यहाँ पे क्राइटेरिया है। देखो, बार बार नेशनल पार्टी वाला मुद्दा न्यूज़ में रहा है, तो थोड़ा मुझे पता है कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर आप कोशिश कीजिए इनको याद करने की, क्योंकि ये आने वाले प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग स्काईमेट। अभी क्या हुआ है, स्काईमेट के द्वारा ना ये बोला गया है कि जो हमारा बारिशें हैं इस बार, ठीक है, वो 94% होंगी ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज। कहने का मीनिंग क्या कि बारिश हो सकता है थोड़ी कम हो, ठीक है, जो स्पेशली नॉर्दर्न एंड सेंट्रल प्लेन हमारी कंट्री की ना, ऐसा बोला गया है कि हो सकता है वहाँ पे रेन का डेफिसिट रहे, कहीं ना कहीं जो बारिश है यहाँ पे कम होने की संभावना है। अब यहाँ पर सर स्काईमेट क्या है?
देखो स्काईमेट ना एक तरह की कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो क्या बताती है, जो वेदर फोरकास्टिंग के बारे में बताती है कि आने वाले टाइम में मानसून कैसा रहेगा, कहीं ना कहीं जो विंड है, सोलर है, इनके रिगार्डिंग भी बताया जाता है, ठीक है ना। इसके साथ ही क्रॉप्स का सर्विलेंस किया जाता है कि कैसे क्रॉप्स खराब हुई हैं बारिश की वजह से या बाकी चीज़ों की वजह से। रिमोट सेंसिंग में भी आपकी मदद करती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन इसके द्वारा किए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करो, ये स्काईमेट जो है ना पहली प्राइवेट सेक्टर एंटिटी है जो कि वेदर फॉरकास्ट और वेदर ग्राफिक्स इंडिया मीडिया को प्रोवाइड करना जिसने स्टार्ट किया 2003 के अंदर। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी स्काईमेट के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको नोएडा के अंदर देखने को मिल जाएंगे और इसको फाउंड किया गया था 2003 के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये पहली ऐसी ऐप है, मेड इन इंडिया ऐप मानी जाती है, जो कि वेदर इन्फॉर्मेशन रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर भी प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, उन सभी के अंदर भी इसके द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है। सर्विसेज की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, वेदर को मॉनिटर करना, उसको फोरकास्ट करना, विंड एंड सोलर फोरकास्ट हो गया, रिमोट सेंसिंग, क्रॉप सर्वेलेंस, ये सारे यहाँ पे पॉइंट सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड करी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग ताइवान स्टेट। देखो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स ना अब आप लोग सोच रहे होंगे सर रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल। देखो 3 से 4 महीने पहले हमने ताइवान स्टेट के बारे में पढ़ा था बिल्कुल डिटेल में। अब दोबारा पढ़ रहे हैं क्योंकि एक तरह की रिवीजन भी हो जाएगी और दोबारा से ये न्यूज़ में भी आ चुका है, क्योंकि चाइना ने अभी क्या किया है, मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट करी है, कहाँ, ताइवान स्टेट के अंतर्गत, ठीक है। ये आप लोकेशन देख सकते हो, यहाँ पर आपको इस साइड देखने को मिल जाएगा ताइवान, ठीक है, जो कि आइलैंड ऑफ ताइवान हो गया। और दूसरी साइड आपको देखने को मिल जाएगा चाइना, या आप कह लो कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल एशिया इस साइड और आइलैंड ऑफ ताइवान दूसरी साइड। तो जो ताइवान स्टेट है वो इन दोनों को यहाँ पे सेपरेट करती है। इसका देखो दूसरा नाम भी है फॉर्मोसा स्टेट। तो कई बार आपसे ना फॉर्मोसा स्टेट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी कि ब्यूटीफुल फॉर्मोसा का मीनिंग होता है ब्यूटीफुल स्टेट, इसको नाम दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शिपिंग चैनल है, इंटरनेशनल शिपिंग हमें यहाँ से देखने को मिल जाती है। और ये साउथ चाइना सी का पार्ट है, जो कि बहुत ही कॉन्टेस्टेड रीजन है। मल्टीपल टाइम साउथ चाइना सी के जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लोकेशन है उनकी मैंने आपको मैपिंग भी करवाई है, तो आप उनको भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, राइट। और ये ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करता है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। साथ में अगर आप नोटिस करो ना, तो आप देख लो एक तरह की एक ना मीडियन लाइन आती है ताइवान स्टेट की। कहने का मीनिंग क्या, कौन सी ऐसी लाइन है जो चाइना मेनलैंड की है, कौन सी ऐसी जगह है जो ताइवान की साइड है, तो इनफॉर्मल एक डिवाइडिंग लाइन है, उसको बोलते हैं मीडियन लाइन, ठीक है। एक तरह की यहाँ पे लाइन बनाई गई है, इस अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी चाइना और ताइवान के बीच में काफी यहाँ पे डिस्प्यूट्स देखने को मिल जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रानिंग रामाकृष्ण मठ। अभी क्या हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करी गई है, किसकी, श्री रामाकृष्ण मठ की। कहाँ पर, विवेकानंद हाउस इन चेन्नई तमिलनाडु। अब देखो आप लोग सभी जानते होंगे रामाकृष्ण मठ के बारे में, ठीक है, और रामाकृष्ण मिशन के बारे में। पहली बात तो ये समझो, ये दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है ना। दोनों जो एंटिटीज है ना वो लीगली सेपरेट है, पर काफी अपने आप में ना बहुत ज्यादा इंटररिलेटेड है, और इनको ट्विन ऑर्गेनाइजेशन की तरह माना जाता है, ठीक है ना। दोनों काफी क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं, पर दरअसल में है दोनों अलग ऑर्गेनाइजेशन, लीगली तरह से अलग तरह से वर्क करती है। तो मठ को जो बात कर रहे हैं, इसको 1897 में स्टैब्लिश किया गया था, और कोई भी पॉलिटिकल इस तरह से नहीं है, ठीक है। इनका बेसिकली आइडिया क्या है, आइडिया यही है कि जो आइडियाज थे, जो रामकृष्ण परमहंस के हो गया, ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद उनके डिसाइपल बने, उनके जो आइडियाज हैं कहीं ना कहीं वो प्रोपोगेट करें, ठीक है, उसी डायरेक्शन में ये काम कर रहे हैं। पोटेंशियल डिवाइनिटी, ठीक है ना, इन सभी बातों का यहाँ पे बात करी गई है। और ये साथ में ही बहुत सारी सोशल सर्विस एक्टिविटीज के अंदर भी इनकी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिल जाती है। तो साथ में ही रामकृष्ण ऑर्डर की ये लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स की तरह इसको कंसिडर किया जाता है। इन दोनों के, चाहे आप रामकृष्ण मठ की बात कर लो या रामकृष्ण मिशन की बात कर लो, यहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स हमें बेलूर मठ वेस्ट बंगाल के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो इनका बर्थ हुआ था 1836 के अंदर, कहाँ पर, कोलकाता के अंदर। इनका बचपन का जो नाम था वो गदाधर था, ठीक है ना। 19th सेंचुरी सेंट है ये। और साथ में आप नोटिस करो, इनके जो डिसाइपल थे स्वामी विवेकानंद जी, जिनके बारे में हम सभी अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना, उनका पहले नाम हुआ करता था नरेंद्र नाथ दत्ता। इन्होंने क्या किया, जो रामकृष्ण जी का पूरा जो मैसेज था ना वो पूरी दुनिया में यहाँ पे स्प्रेड किया। अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वहां पर भी इन्होंने बात करी कि कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं, और दरअसल में बात यही करते हैं कि सभी धर्मों के बीच में एक तरह की शांति हो, आपस में मिलजुल कर रहे, एक जो ब्रदरहुड का भाव था वो यहाँ पर इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया। साथ में इन्होंने बात करी, ठीक है ना, तो कि जो अलग अलग धर्म है एक तरह से वो यही बताते हैं कि भगवान तक कैसे पहुंचना है। ये काली के डिवोटी थे, मतलब रामकृष्ण परमहंस जी की बात कर रहा हूँ। एंड साथ में ही यहाँ पे वो दक्षिणेश्वर काली टेम्पल वेस्ट बंगाल के अंदर एक पुजारी की तरह भी थे,
तो ये सारी बातें हमें इंपॉर्टेंट रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में पता होनी चाहिए थी, जो हमने अच्छे से देख ली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा रिगार्डिंग CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी क्या हुआ है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी के द्वारा 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2023 का एड्रेस किया गया है। देखो दरअसल में ना CDRI ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो आप लोगों ने जैसे इंटरनेशनल सोलर लाइन्स के बारे में पढ़ा है, तो इंडिया का यहाँ पे बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इसको एस्टेब्लिश करने के अंदर। बिल्कुल, इंडिया ने, देखो आप जानते हो कितना क्लाइमेट चेंज के अंदर कितना इंपॉर्टेंट स्टेप लेकर आए हैं। उसी तरह से ना ये जो CDRI की बात कर रहा हूँ, कोलिजन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी दरअसल में हमारा ही आइडिया है। 2019 में ना न्यूयॉर्क के अंदर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यहाँ पे इसके रिगार्डिंग आइडिया दिया था। 2019 का जो ना UN में क्लाइमेट एक्शन समिट है न्यूयॉर्क के अंदर, वहां पर इसको लॉन्च किया गया था हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो एक तरह से ये दिखाता है कि इंडिया की लीडरशिप डिजास्टर रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के अंतर्गत काफी अच्छी है। आई बात समझ में? तो अगर इसकी आप बात करें, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हर साल होती है बाय CDRI और उसके पार्टनर्स, और इस टाइम हमें 5वां इसका एडिशन देखने को मिला न्यू दिल्ली के अंदर। अब यहाँ पर देखो डिजास्टर के रिगार्डिंग ना, अगर कहीं ना कहीं हम अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दूसरों के साथ शेयर करेंगे, वो सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है ना? तो नॉलेज शेयरिंग का जो पार्ट है वो यहाँ पर हमें डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। अब आप जानते हो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फेज होते हैं, कि पहले तो हमें एक तरह से प्रिवेंशन की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि हमने प्रिपेयर्डनेस रखी है। फिर कल को अगर डिजास्टर हो जाता है तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है, फिर आखिर में होता है कैसे रिहेबिलिटेशन हो गया, ठीक है, या फिर जो हमारी रिकवरी का प्रोसेस होता है। अब रिकवरी के प्रोसेस के अंदर ना एक चीज़ हमें बड़ी ध्यान रखनी है कि आने वाले टाइम्स के अंदर हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें जो कि उस डिजास्टर को रिजिलियंट हो, उसको सह पाए, इस तरह की चीज़ें। ठीक है ना? तो वो सारे यहाँ पे उनके रिगार्डिंग नॉलेज शेयरिंग हो गया, उनके रिगार्डिंग रिसर्च हो गया, वो यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में देखने को मिल जाती है अंडर द नेम ऑफ CDRI। ठीक है? तो जो भी यहाँ पे सोल्यूशंस होंगे वहाँ पे आपस में इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। इस पर्टिकुलर इवेंट में CDRI के दौरान लॉन्च किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस एकेडमिक एक्सेलेंस, यानी कि IRAX। अब इसका काम क्या होगा कि जो भी कहीं ना कहीं गैप्स है ना, यहाँ पर हमें डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलते हैं, हम उन गैप्स को ब्रिज कर पाएं। किसके द्वारा ब्रिज किए जा पाएंगे? जो हमारे एजुकेशन स्टूडेंट्स में हो गया, ठीक है, जो प्रोफेशनल्स हो गया, वो साथ में आएंगे और एक तरह का प्रॉपर इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसी के अंतर्गत ना CDRI ने टीम अप किया है किसके साथ? ARA, अडेप्शन रिसर्च अलायंस के साथ। और एक तरह से बात की गई है कि 3 साल के अंदर हमारा क्या टारगेट्स रहेंगे, कैसे हम नॉलेज बिल्डिंग प्रोग्राम्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये सारी बातें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। CDRI के बारे में देखो, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे इसको हमारे प्रधानमंत्री जी को लॉन्च किया गया था। इसका सेक्रेटरीट हमें न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा। काम हम जानते हैं, नॉलेज शेयरिंग और रिसर्च हो गया। और यहाँ पर CDRI में ना देखो नेशनल गवर्नमेंट्स भी हैं, UN की एजेंसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप हो गया, ये सारे अलग अलग यहाँ पर भी डेवलपमेंट बैंक हमें देखने को मिल जाएंगे। उनके मैकेनिज्म्स हो गया, प्राइवेट सेक्टर्स भी इंक्लूडेड हैं और नॉलेज इंस्टीट्यूशंस, तो अलग अलग पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। 39 मेंबर्स हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ पर 31 नेशनल गवर्नमेंट और बाकी की 8 ऑर्गेनाइजेशन इसको ज्वाइन किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था कि वर्ल्ड बैंक हो गया, ADB हो गया, UNDP हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हो गया, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ये सारे यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है? तो इंडिया का है ये, तो डेफिनेटली हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की परस्पेक्टिव से भी, और इंडिया का जो बढ़ता स्टेचर है ओवर द ग्लोबल लेवल, वो भी हमारे के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव शो करता है। कल देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 2020 के रिगार्डिंग, अब इसको एक बार क्विकली देख लेते हैं। देखो पहले समझने की कोशिश करो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि CPI और WPI में एक बेसिकली यहाँ पे फर्क पूछा जा रहा है। देखो जब भी हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो आप खुद नोटिस करो कि दो तरह से हम इन्फ्लेशन को मैप कर देख सकते हैं। एक होता है आपका रिटेल इन्फ्लेशन और एक होता है आपका होल, मतलब जो बेसिकली जो रिटेल लेवल पे, जो कंज्यूमर लेवल पे देखा जाता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑन द अदर हैंड जो होलसेल लेवल पे होता है उसको बोलते हैं WPI, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो दोनों में देखो फर्क क्या है? फर्क यही है कि कहाँ पे इसको कैलकुलेट किया जा रहा है। नोटिस करो, जैसे होलसेल लेवल पे हो गया तो WPI, कंज्यूमर लेवल पे हो गया तो CPI। अब खुद बताओ कि WPI जो होलसेल लेवल के ऊपर, क्या हमें सर्विसेज देखने को मिलती हैं? आंसर इज नो, क्योंकि सर्विसेज तो हमारे यहाँ पे कंज्यूमर लेवल पे होती हैं। तो यहाँ पर होता क्या है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर सिर्फ हम गुड्स का प्राइसेस चेक करते हैं। CPI के अंदर हमें गुड्स के साथ साथ हमें सर्विसेज का भी प्राइसेस, हमें इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं वो भी हमें बास्केट के हिसाब से उसको चेक करते रहना है।
तो जो सेकंड स्टेटमेंट हमें कह रहा है ना कि WPI सर्विसेज के अंदर प्राइजेस के चेंज को कैप्चर नहीं करता पर CPI करता है, ये बात दरअसल में हमारी बिल्कुल यहाँ पे ठीक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो फूड का वेटेज है वो CPI में ज़्यादा है और WPI में कम है। दरअसल में ये बात बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल में ना देखो, ये ना क्वेश्चंस काफ़ी हद तक इकोनॉमिक सर्वे से भी आते हैं और इन जनरल भी हम पढ़ते ही हैं अपने स्टैटिक पोर्शन के अंदर। इकोनॉमिक सर्वे 2020 में तो बहुत ही एक्सटेंसिव डिस्कशन थी WPI CPI के ऊपर, तो डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए था। तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है कि जो फूड है ना, वो फूड की जो वेटेज है CPI में ज़्यादा है और WPI में कम है। उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ फ्यूल की, तो फ्यूल की वेटेज कहाँ ज़्यादा है? WPI में ज़्यादा है, CPI में कम है। अब 2020 का आई थिंक इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 4 या चैप्टर 5 है, उसको उठा के देख लेना, तो पूरा का पूरा चैप्टर ना बार-बार इसी बात के ऊपर हाईलाइट कर रहा है कि कैसे WPI चेंज हुआ, कैसे CPI चेंज हुआ, किस तरह से उसका इम्पैक्ट आया। ये सारी बातें उसके अंदर काफ़ी डिटेल में डिस्कस करी गई हैं। इवन इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में भी ये चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। देखो, जब हम बात करते हैं CPI की, दरअसल में CPI निकाला जाता है किसके द्वारा? MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। और ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ WPI की, तो WPI जो हमारा DPIIT है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके द्वारा निकाला जाता है। तो ये कुछ फ़र्क थे जो हमें पता होने चाहिए। अब तीसरा स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि RBI ने WPI को अडॉप्ट कर रखा है एज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। जब हम बात नहीं करते कि इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में रखना है, क्या वो WPI होता है? द आंसर इज नो। ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहाँ पे CPI की बात कर रहे हैं। दरअसल में एक उर्जित पटेल कमेटी बनी थी, तो वहां पर उन्होंने बात करी थी कि नहीं, हमें WPI के ऊपर नहीं, CPI के ऊपर इस चीज को देखना चाहिए। तो अब ये चीज WPI नहीं रही, ये हो गई है CPI। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। पहले दो स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आज का जो लेक्चर था उसके बेसिस पे ऊपर मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं। इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। उसी तरह से कल जो मैंने आपको पांचों क्वेश्चन दिए थे, उनका मैं आपको एक बार क्विकली आंसर बता देता हूँ। पहला था इंटरनेशनल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या ये जो प्राइस है ये डेथ के बाद भी दिया जा सकता है? द आंसर इज फॉल्स। ये दरअसल अगर कोई पर्सन जिंदा है ना, तभी उसको ही मिल सकता है, डेथ के बाद नहीं मिल सकता। आपने नोटिस किया ना, जो इंडियन अमेरिकन है CR राव जी, उनको यहाँ पे मिला है ये, ठीक है ना, एट द एज ऑफ 102। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट एवर एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन, क्या इसमें इंडिया भी मेंबर है? द आंसर इज फॉल्स। दरअसल में क्या हुआ ना, US के साथ 10 और कंट्रीज ने इसको, एक मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन को वहां पे उन्होंने इशू किया है। पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इंडिया उसका मेंबर नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट, नर्मदा रिवर, क्या ये लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर रीजन की और राइज करती है माइकाल रेंज ऑफ अमरकंटक? बिल्कुल ठीक है, कल हमने अमरकंटक के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा भी था। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, क्या इसको WHO के द्वारा फंड किया जा रहा है? कल देखा था ना कि कैसे जीनोम सीक्वेंसिंग हम करने की कोशिश कर रहे हैं। 10,000 लोगों का हम एक तरह से सीक्वेंस करने की कोशिश करेंगे, ऐसे अलग अलग बेनिफिट्स देखे थे। पर ये WHO के द्वारा थोड़ी है, ये तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों सर? ये है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसको फंड कर रहा है। तो यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे हो गया गलत। आखिरी स्टेटमेंट, मेरा गांव मेरी धरोहर, क्या यहाँ पर साइंटिस्ट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, हो गया विजिट्स, हो गया, ये सारी चीजें होती हैं क्या? द आंसर इज फॉल्स। देखो, जब हम बात करते हैं मेरा गांव मेरी धरोहर की, यहाँ पर हम अपना दरअसल में कल्चरल मैपिंग करने की बात कर रहे हैं कि मान लो कौन से गांव हैं, वहां पर किस तरह के आर्टिस्ट हैं, उनका एक तरह का डेटाबेस बने, आर्ट फॉर्म्स का डेटाबेस बने। हम देखें कि अच्छा कौन से गांव से कौन से टेक्सटाइल हो गया, कोई प्रोडक्ट तो नहीं आता, कोई वहाँ पे माइथोलॉजिकल इवेंट तो नहीं है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहा, महाभारत के उसके अंदर इंपॉर्टेंस तो नहीं है, या फिर कुछ हिस्टोरिकली कुछ ना कुछ हुआ हो, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हुई हो, कोई फ्रीडम फाइटर रहा हो। ये सारे इस तरह की कल्चरल मैपिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो पांचवा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर इन पांचों क्वेश्चंस का भी आंसर आप मुझे ऐसे ही कमेंट सेक्शन में बताओगे। प्लस एट द सेम टाइम जो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग मैंने एक क्वेश्चन दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, और जो मैंने साथ में ही इसके आपके कल के लिए आपको होमवर्क दिया है विद रिगार्ड्स टू जो कि वेस्ट सेती डैम था, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताओगे, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, फिर उनको कल अकॉर्डिंगली हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। देखिए, अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का डिस्कशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।